नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी हिंदी एग्ज़ाम्स से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इन दोनों से रिलेटेड हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है, जिसका हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने किताबों की श्रृंखला भी यहाँ पर डेली में लगा रखी है और हम रोज़ उसका अध्ययन करते हैं। डेली हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं पाठों की श्रृंखला में, और हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। और आदिकाल हो चुका है और भक्ति काल में हम प्रवेश कर चुके हैं, और लगभग आधा भक्ति काल हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। यानी 15 भाग हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के हो चुके हैं। और मैंने जो बुक्स हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें सबसे पहले मैंने कक्षा 12 की पुस्तक को लिया है, जो कि फर्स्ट ग्रेड में भी आएगी और आपके सेकंड ग्रेड में भी आएगी। तो उन्हीं पाठों में मैंने कक्षा 12 की अंतरा का पद्य भाग कंप्लीट कर दिया। उनके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं ये मैंने बच्चों को सिखा दिया, और विद्यार्थियों ने उसके शॉर्ट नोट्स बनाकर मुझे फ़ोटोज़ भी भेजे हैं कि मैम देखिए हमने ये बना लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे उन्होंने नोट्स बनाए हैं, बहुत ही सुंदर नोट्स बने हैं। और अब हमने यहाँ पर पद्य भाग के बाद गद्य भाग को शुरू किया है। कल हमने गद्य भाग का एक पाठ पढ़ा था, कल यानी शनिवार को, रामचंद्र शुक्ल प्रेमगन की छाया स्मृति। और अब हम उसी कक्षा 12 के अंतरा बुक का दूसरा पाठ गद्य भाग का पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुमिरिनी के मन के, और इसके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा गया कि मैम हिंदी साहित्य के इतिहास की जो मैंने 13वीं और 14वीं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजी है, उसमें 163 पेज नंबर के बाद सीधा 167 यानी 167 पेज नंबर आया है। तो बीच के जो 3 से 4 पेज हैं शायद मैं मिस कर गई या फिर आपको मिले नहीं। तो मैंने उन्हें चेक किया है, और चेक करने के बाद ये है उसमें कि कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं हुआ है, बिल्कुल सही मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ। बस एक है कि नंबर मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो 163 के बाद सीधा अगले पेज पे 167 लिखनी आ गया है। तो वो एक केवल आपका पेज नंबर है, आपका कोई भी पेज मिस नहीं हुआ है। मेरे नोट्स में से जो नोट्स बराबर मेरे पास हैं वो मैं आपको भेज रही हूँ। और आप ये चिंता ना करें कि बीच के 4 पेज कहाँ गए, केवल लिखने में गड़बड़ हुई है, वो नंबर डिजिट का अंतर है, बाकी कंटिन्यूटी है उसमें, कहीं भी नोट्स बीच में से गायब नहीं हुए हैं। तो 163 के बाद जो मैंने भेजी है पीडीएफ, उसमें 167 ही आएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर उतारें। और जो बच्चे यहाँ पहली बार आए हैं, पहली बार सुन रहे हैं मुझे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो भी नोट्स हिंदी साहित्य के इतिहास के मैं आपको पढ़ाती हूँ, उनकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर मैं बेचती हूँ, और उसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप वहाँ से जाकर उनको आप लिख सकते हैं, आप उनकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बहुत ही रामबाण नोट्स हैं। जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं, जो मुझसे शुरू से जुड़े हैं, उनको तो पता ही है कि इन नोट्स में कितनी जान है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक पर वहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपके सामने टेलीग्राम खुल जाएगा, और उसे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए ये है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि मैम टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मिल नहीं रहा है। तो देखिए, आपके मोबाइल में सबसे पहले आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए, ठीक है। अगर टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर पहले आप टेलीग्राम डाउनलोड करें, फिर आप डायरेक्ट मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर जाना, क्लिक करना, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम में चले जाएंगे, वहाँ पर ज्वाइन बटन आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम हिंदी के रंग कविता तोतला के संग है। आपको हिंदी भाषा में ही टेलीग्राम पे ये टाइप करना होगा।
उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। इंग्लिश में आप टाइप करेंगे नहीं मिलेगा, हिंदी में ही लिखना होगा। टेलीग्राम पर जाकर हिंदी के रंग कविता तोतला के संग और टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार तैयारी यहाँ पर चल रही है। देखिए, मैं जो ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ और जो भी मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो, चाहे हिंदी साहित्य के नोट्स हो, या आगे जो भी आपका सिलेबस है जो मैं कवर करवाऊँगी, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण सामग्री है, जितनी ज़रूरत है, जितना पूछा जाएगा, मैं उतना ही करवा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद इन्हीं सारी स्टेप्स को फॉलो करके एक व्याख्याता बनी हूँ। और उसी के बाद मेरे जितने भी अनुभव हैं और जो जो मैंने हिंदी सब्जेक्ट में खुद ने किया है, खुद पे अप्लाई, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप निश्चिंत होकर जुड़े रहिए। हिंदी सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन मैं इतना कह सकती हूँ कि जो भी फंडे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जो भी ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो हिंदी में तो आप फुल में से फुल मार्क्स लेके आएंगे। इतना मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो अनुभव है और जो मैंने खुद पर अप्लाई किया है, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। गद्य भाग में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ पर गद्य भाग में इस वीडियो को देखने से पहले आपको अंतरा बुक का ये चैप्टर जो स्क्रीन पे आपके सामने है, इसको आपको उस बुक में से पूरा पढ़ना ही है। एक बार पूरा पढ़ने के बाद ही आप मेरे वीडियो को खोलिएगा। पहले मेरा वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। पद्य भाग में मैंने आपको पढ़ने की कहा ही नहीं था, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा आपको यहाँ अच्छे से दोनों किताबें साथ लेके समझाया था। अभी भी मैं 2 किताबों से पढ़ा रही हूँ। ये जो आपको दिख रही है राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली की बुक है, और इसमें आपकी कक्षा 12 की जो अभी इस सत्र में राजस्थान के विद्यालयों में चल रही है, वो बुक भी इसमें इंक्लूड है, आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पद्य भाग में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन गद्य भाग में यहाँ पर केवल आपको पाठ का सार मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो पर आए हैं तो पहले आप सुमिरिनी के मनके को कक्षा 12 की अंतरा आपके पास जो बुक है उससे पढ़िए। नहीं है तो मैंने आपको उसका विकल्प भी बताया है कि आप गूगल पर जाकर और इस चैप्टर को डाउनलोड कर लीजिए। ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, वहाँ से एक बार गहनता से इस चैप्टर का आप खुद से अध्ययन करिए, फिर आप मेरे इस वीडियो पर आइए। उसके बाद यहाँ पर केवल मैं पाठ का सार बताऊँगी, जीवन परिचय बताऊँगी, पाठ का मूल भाव, और उसी में से शॉर्ट नोट्स कैसे कहाँ से क्या लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जो जो मैं जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं हर वीडियो में इन पाठों में बताती हूँ और आप साथ के साथ लिखते जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम हिंदी साहित्य के इतिहास की PDF तो हमको टेलीग्राम पे मिल गई, लेकिन पाठों की नहीं मिली। तो भाई इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सारे सीधे हलवे अगर आप चाहोगे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पाठों के नोट्स की PDF टेलीग्राम पे नहीं है। पाठों के नोट्स मैं यहाँ आपके सामने सार लेके आती हूँ, उसके बाद उसी में से जो मेन इम्पोर्टेंट है, RPSC कहाँ से प्रश्न पूछेगी, उसके प्रश्न पूछने का तरीका क्या होगा, ये मैं फंडे आपके क्लियर करती हूँ और मैं यहाँ बोलती हूँ और आप लिखते हैं। तो यही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, और इतना भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि RPSC में एक सीट वही पाएगा जिसमें पेशेंस होगा, जो खुद से मेहनत करना चाहेगा। बाकी अगर आप सीधा लेना चाहते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो आपको करनी होगी, थोड़ा सा तो हमें खुद को आजमाना ही होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास सीधा मिल रहा है आपको, वासर आपको मिल जाएगा, और वो भी देखिए 45 प्रश्न तो आपके फर्स्ट ग्रेड के क्लियर होंगे और 20 प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड में आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा है कि मैडम जो हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ा रहे हो, क्या वो सेकंड ग्रेड में भी यही है? तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सेकंड ग्रेड करिए या फर्स्ट ग्रेड करिए, या आप UGC नेट करिए या JRF करिए, हिंदी साहित्य का इतिहास वही होता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप KVS करिए, चाहे NVS करिए, चाहे DSSB करिए, हिंदी साहित्य का इतिहास वही है और वही रहेगा। उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि नाम ही इतिहास, इतिहास का मतलब ऐसा ही था।
ठीक है ना। तो ये मेरे जो नोट्स है ये तो बहुत ही दमदार है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो नेट जेआरएफ किए हुए बच्चे भी मुझसे जुड़े हैं बहुत सारे। हालांकि मैंने कोई नेट जेआरएफ नहीं की है, मैंने खाली स्कूल लेक्चरर किया है, इसी को फाइट किया है, सारा जोर इसी पे लगाया था। पूरा शोध मैंने स्कूल लेक्चरर हिंदी एग्ज़ाम पे ही किया था और ये इतना अच्छा था कि मैं भले नेट नहीं कर पाई, जेआरएफ नहीं कर पाई, पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी लेक्चरर की जो मैंने हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी की थी और जो बच्चे नेट जेआरएफ किए मेरे साथ जुड़े हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जो नोट्स मैं आपको भेज रही हूँ कि वो वाकई में कितने रामबाण हैं आपके इस एग्ज़ाम में, चाहे आप फर्स्ट करो चाहे आप सेकंड करो। ठीक है, सारे सवालों के जवाब मैं दे चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी सवाल का जवाब अब बाकी है। और रीट 2022 जो आई है उस पर बहुत सारे बच्चे अभी तक यूट्यूब पर खोजने में लगे हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या करें, ये आ गया वो आ गया। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसीलिए ज़्यादा अपना समय बर्बाद ना करें। और फिर भी अगर बर्बाद करने का मन हो रहा है तो एक मेरा वीडियो जाके और देख लें, शायद आपके सारे संशय दूर हो जाए और फिर से जो ट्रैक छूटा उसी ट्रैक पर आप आ जाएं। तो बेटर है बिना समय गंवाए और हम पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी तैयारी। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ और चीज़ है। तो अब आते हैं हम सीधा हमारे पाठ पे। उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आप पहले से पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ा है तो वीडियो बंद कर दीजिए, पहले चैप्टर पढ़िए, बाकी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और जो बच्चे चैप्टर पढ़ के बैठे हैं उनको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि पाठ का जो सार है बहुत ही शानदार है। प्लस हमने अंतरा बुक को ऐड किया है, उस बुक में जो मूल भाव है वो भी बहुत ही गज़ब का है, तो आपको मज़ा आने वाला है। और वैसे भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो लिखते हैं उसमें मज़े ही मज़े होते हैं। तो आइए अब हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी और पेन उठाइए और पाठ संख्या डालिए 2। कक्षा 12 अंतरा का गद्य भाग पढ़ रहे हैं, पाठ संख्या है 2 और चैप्टर का नाम है सुमिरिनी के मन के, और राइटर लिख लीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहला प्रश्न आरपीएससी से पूछा जाने वाला, कक्षा 12 अंतरा में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है सुमिरिनी के मनके के राइटर या रचनाकार कौन है, तो आप लिख लीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी पहला प्रश्न ऐसे ही यहीं से पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले इनका जीवन परिचय। वैसे भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो इनकी एक पूरी की पूरी कहानी है उसने कहा था, जो सेकंड ग्रेड के बच्चों को पता है कि उस कहानी के दौरान इनका जीवन परिचय भी है, तो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म कहाँ हुआ? 1884 में राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1884 दिया है, ठीक है, लेकिन जो सही जन्म है ये गलत है, ये नहीं लिखना है आपको। हमारी कक्षा 12 की अंतरा बुक में, अगर आपके पास बुक है तो खोल के देख लीजिए। ठीक है, हमारे लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने जो लिख दिया वही पत्थर की लकीर है, इस बात को आप गांठ मान लीजिए, क्योंकि कल को एग्ज़ाम के बाद जब प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे, आपत्तियां, और हमको आपत्ति में जब प्रमाण तौर पर कुछ देना होता है तो फिर हम हमारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब को ही लगाएंगे। ठीक है, वही हमारे लिए क्या होगी? ऑथेंटिक होगी, वैज्ञानिक होगी। और वैसे भी कभी कभी वहाँ भी गलतियाँ हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रूफ तो उसी का चलता है। अब देखिए आप लिखेंगे ये 84 गलत है, इनका जन्म लिखिए आप 1883। तो आप लिखिए लाइन पहली तो आपने लिख ली सुमिरिनी के मन के, और रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगली लाइन लिखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में 1883 में हुआ है। ठीक है, पहली लाइन आपको ये लिखनी है, यहाँ तक हो गया। जहाँ लिखना है मैं बता दूंगी खुद बोल के, बाकी मेरे साथ साथ बहुत ही मस्ती से मज़े लेके पढ़ना है आपको। देखते हैं हम इनकी शिक्षा कहाँ हुई है। इनकी रुचि बचपन से ही पढ़ने लिखने में थी। भाई हमारे भी पढ़ने लिखने में है, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ। गुलेरी जी को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती,
पंजाबी, बंगला, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, इतनी भाषाओं का ज्ञान था इन्हें। इसीलिए अपने आप में क्या है, ज़बरदस्त राइटर है ये। कार्य क्या था इनका, अध्यापन कार्य था, यानी टीचर थे। अजमेर के मेयो कॉलेज में पहले अध्यापक और फिर प्रधानाध्यापक बने और बाद में ओरिएंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे। उपाधि क्या थी, इतिहास दिवाकर। ये लाइन लिख लीजिए आप कि इतिहास दिवाकर की उपाधि से चंद्रधर शर्मा गुलेरी को सम्मानित किया गया। इस लाइन को आप लिख लीजिए। अगली लाइन लिखिए आप, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो देखिए इनकी रचनाएं आती है, इनकी कहानियां हैं घंटाघर, सुकन्या, बुद्धू का कांटा, हीरे का हार, सुखमय जीवन, उसने कहा था। ठीक है, आपके अंतरा बुक में इनकी 3 कहानियां हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। क्यों है, क्योंकि ये तीनों बहुत ही फेमस रही है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये हिंदी जगत की सुप्रसिद्ध कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, और एक प्रश्न और बन के आता है जिसे आप लिख लीजिए, मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता है नीचे कहीं लिखा हो, लेकिन फिर भी लिखवा देती हूँ। एक लाइन लिखो आप कि उसने कहा था कहानी गुलेरी जी का पर्याय बन चुकी थी या बन चुकी है। लाइन लिखिए, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पर्याय बन चुकी है। क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, इवन अभी जो कक्षा 12 की परीक्षा हुई है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो मैंने ली है अभी स्कूल में बच्चों की, उसमें यह प्रश्न आया है। ठीक है, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पर्याय उनकी कौन सी कहानी बन चुकी है, तो उसने कहा था कहानी उनकी पर्याय बन चुकी है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये रचनाएं लिख लेनी है। अब देखिए आगे साहित्यिक विशेषताएं। संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उसने कहा था एक अद्भुत और नितांत भिन्न और मौलिक कहानी लिखकर एक विशिष्ट ख्याति अर्जित की थी। गुलेरी जी एक प्रतिष्ठित निबंधकार थे। भाषा शैली देखते हैं इनकी भाषा शैली अत्यंत ही सरल और सहज है और साथ ही विषय को बड़ी गंभीरता से पाठक के सामने प्रस्तुत करती है। और गुलेरी जी बहुभाषा ज्ञानी थे, ये हमने देख ही लिया यहाँ कि ये बहुभाषा ज्ञानी थे, बहुत सारी भाषाएं आती थी इनको। ठीक है, देखिए जो मेन पॉइंट थे वो मैंने लिखा दिए हैं, फिर भी आप एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, जो हमारी कक्षा 12 अंतरा की बुक में है, मैं बोल रही हूँ, लिखिए कि गुलेरी जी ने जो है वो कुछ पत्रिकाएं लिखी थी, हम उनको लिखेंगे। समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरी प्रचारणी पत्रिका। इन पत्रिकाओं से गुलेरी जी का जो व्यक्तित्व है वो उभर कर सामने आया था। तो 4 पत्रिकाओं के नाम हैं समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, नागरी प्रचारणी पत्रिका। इन चारों से क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जुड़े हुए थे। ये लाइन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये तो थी इनके जीवन परिचय से मेन बातें जो हमारे काम की थी। अब दूसरी बात आगे आती है विधा। मैंने आपको जब पहला पाठ गद्य में पढ़ाया था, मैं आपको फिर कहूँगी, ये आपका दूसरा प्रश्न, पहला तो पाठ का नाम उसका रचनाकार से बनेगा, दूसरा सीधा बनेगा जैसे हमने प्रेमगन की स्मृति, छाया स्मृति रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा, तो हमने वहाँ लिखा था किस तरह का था निबंध, संस्मरणात्मक, ये विधा थी। अब यहाँ देखिए कि सुमिरिनी के मन के, क्या है ये, इसकी विधा क्या है, निबंध है। तो आप लिख लीजिए सुमिरिनी के मन के पाठ की विधा निबंध है। ठीक है, कौन सा निबंध है, बालक बच गया। ठीक है ना, टुकड़ों में आएगा इनमें, हो गया। अब यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर इस पाठ का सार पढ़ने से पहले मैं आपको पाठ के मूल भाव को बताऊंगी, क्योंकि पहले हमें मूल भाव और शब्दार्थ अगर हम पढ़ लेते हैं, तो अगर मूल भाव हमें पता चल गया और शब्दार्थ हमने देख लिए, तो फिर उसके बाद पाठ जो है वो हमें और ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, कुछ भी उसमें कठिन हमारे लिए नहीं रह जाता।
तो पहले मैं आपको मूल भाव बताऊंगी कि मूल भाव क्या है इसका, ठीक है। अब देखिए मूल भाव क्या होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सुमिरिनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध है। पहला है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। क्या क्या है? पहला तो हो गया बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा हो गया ढेले चुन लो। 3 हो गए, यानी 3 है। अब देखिए बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य, मूल प्रतिपाद्य का मतलब हो गया मूल भाव क्या है, ठीक है। शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, यानी बालक बच गया, इस निबंध का जो मूल प्रतिपाद्य है वो होगा कि शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। तो पहली लाइन आप लिख लो कि बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है कि शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, ये आपको लिखना है, तो ये आप लिख लो। आगे है लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं करना चाहिए। यानी अगर हमें व्यक्ति को शिक्षा के लिए क्या करना है, मानसिक रूप से तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि क्या है, मनुष्य जो है शिक्षा के लिए मनुष्य नहीं है, मनुष्य के लिए शिक्षा है। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बनाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत ही व्यावहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से ये बताने की कोशिश की कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाए। अब अगला, ये इसका मतलब क्या हो गया, सहज पके सो मीठा होए, यानी उसके अंदर शिक्षा की रुचि स्वयं से पैदा हो। इसीलिए क्या कहा है, सहज पके सो मीठा हो, यानी ज़बरदस्ती वीडियो खोल के बैठ गए, हमारा मन ही नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं होगा, मन भी नहीं लगेगा। खुद के अंदर ये भावना होना चाहिए कि मुझे मेरा कोर्स करना है, मुझे मेरे कोर्स को पूरा करने के लिए मुझे धैर्य बनाए रखना है, आराम से पढ़ूंगा, चिंतन करके पढ़ूंगा, मनन करके पढ़ूंगा, चाहे समय लगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ूंगा। उसका मतलब होता है सहज बके सो मीठा होए। दूसरा निबंध है घड़ी के पुर्जे। अब इसमें क्या कहा गया, घड़ी के पुर्जों में लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को घड़ी के दृष्टांत के द्वारा बड़ा ही रोचक ढंग से क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। तीसरा निबंध आएगा ढेले चुन लो। इसमें यह बताया कि लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यता पर चोट की गई। दूसरी लाइन आप लिखो कि घड़ी के पुर्जे में क्या बताया गया, धर्म के रहस्य को जानने के लिए घड़ी के दृष्टांत से बड़े ही रोचक ढंग से उसको समझाया गया। और तीसरे में लिखो कि ढेले चुन लो में क्या है, तो लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वास मान्यताओं पर चोट की गई। बस इससे आगे आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि प्रश्न यही बनेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय प्रवर्तन करने वाली है। अब देखिए इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ क्या है, उसके बाद पाठ पढ़ेंगे। वार्षिकोत्सव यानी सालाना या जलसा, जो हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया जाता है साल के अंत में। नुमाइश यानी प्रदर्शनी और दिखावा। कोल्हू तेल निकालने की मशीन, जिसे बेल बांधकर तेल निकाला जाता है। यावत यानी पहले आपने देखा होगा, अभी तो मशीनें आ गई, बाकी पहले हम क्या करते थे, बैल को बांध देते थे एक जगह और वो चारों तरफ घूमता था, फिर उससे तेल निकाला जाता था। यावत जन्म यानी जीवन भर। और एक तरह से ये हमारा देखा जाए तो अगर हम पढ़ते हैं तो समास में तो अव्ययी भाव समास हो जाता है यावत जन्म में। उल्लास यानी खुशी और हर्ष। कुर्सीनामा यानी राज की अवधि। अब अगला देखिए, ये तो बालक बच गया से घड़ी के पुर्जे। कान ढलकाकर
यानी कान खोलकर, दृष्टांत यानी उदाहरण, अलग दृष्टांत का मतलब उदाहरण, टंटा यानी झंझट या संकट, घड़ी साजी, घड़ी बनाने की कला, घड़ी मरम्मत करने का गुर। अगला है डेले चुन लो। मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके कि सुमिरिनी के मन के डेले चुन लो निबंध के अंदर जो मर्चेंट ऑफ वेनिस आया, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक से है। पोर्शिया शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक नायिका का नाम है। प्रतिमूर्ति, प्रतिमा उसके ही जैसा। अकड़बाज, अकड़ने वाला, अपने ही फैसले को सही मानने वाला, अपने आगे किसी की न मानने वाला। जस, यश, कीर्ति, मिट्टी के डगले यानी मिट्टी के डेले। ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब देखिए हम आते हैं पाठ के सार पर। ठीक है, जितना मैंने बताया उतना आपने लिख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये है पाठ का सार। तो मैंने आपको विधा बता दी थी, विधा निबंध है। मूल संवेदना क्या थी इसकी? वर्तमान समाज में बच्चे रट रट कर उत्तीर्ण हो जाते हैं, किंतु व्यावहारिक जीवन में उस शिक्षा को उतार नहीं पाते हैं। यानी रटन विद्या को बिल्कुल गलत माना गया, समझ के पढ़ना चाहिए। और यही बात हर आरपीएससी स्टूडेंट पे भी लागू होती है। सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बनता। एक यूट्यूब चैनल देखा, अगला भी देख लिया, तीसरा भी देख लिया। एक ऐप का कोर्स खरीदा, किसी ने कहा उसका भी अच्छा, उसका भी ले लिया। एक किताब बाजार से लाए, थोड़े दिनों बाद दूसरी और लेके आ गए। किसी एक पे तो हम टिकते ही नहीं है ना। समस्या सबसे बड़ी ये है, हमारे मेटर पे हमें भरोसा नहीं, हमारे टीचर पे हमें भरोसा नहीं, सबसे बड़ी बात खुद पे हमें भरोसा नहीं। अब देखिए बालक की विद्वता का प्रदर्शन। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में प्रधानाध्यापक का ठीक पुत्र, प्रधानाध्यापक का कैसे प्रदर्शन होगा? पुत्र अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर दिखाता है, जिसे देखकर पिता और अध्यापक फूले नहीं समा रहे हैं। ठीक है ना, ये यहीं आया है, शायद यहाँ पर कुछ लिखने में गड़बड़ लगी है मुझे। ठीक है ना। अब आगे देखिए, वृद्ध महाशय द्वारा बालक के बचपन से बचने की संतुष्टि। कैसे? वृद्ध महाशय द्वारा इनाम मांगने पर बच्चे के चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है। कैसे? जब लड्डू शब्द उस बच्चे के मुख से सुनते हैं तब वह निश्चिंत होते हैं। लेखक को महसूस होता है कि बालक बच गया। यहाँ पर लाइन लिखिए कि जब वृद्ध महाशय ने बच्चे के सामने कौन सा शब्द बोला जिससे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो वह शब्द था लड्डू। यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो यहाँ नहीं समझ आएगा, पहले आपको पाठ पढ़ना होगा, उसी के बाद ही आपको समझ आएगा। तो पहले अपनी बुक में से जाकर पढ़िए। आप लिखिए कि वृद्ध महाशय ने कौन सा ऐसा शब्द बोला जिससे बालक के चेहरे पर एक रंग आ जाता है, तो वह शब्द था लड्डू। ठीक है, और लेखक को महसूस हो जाता है कि बालक बच गया। ठीक है, उसके बचपन का भाव अभी उसमें नीत है, क्योंकि लड्डू की मांग उसके बालपन की स्वाभाविक मांग है। दूषित शिक्षा प्रणाली की ओर संकेत। वर्तमान शिक्षा पद्धति को गुलेरी जी राष्ट्र के लिए घातक मानते हैं। धर्म हो या विज्ञान, प्रकृति हो या पौराणिकता, ठोस शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। लेखक बचपन को जीवित रखते हुए ही बच्चों को शिक्षित करने के लिए पक्षधर है। अब देखो अगर आपको नहीं समझ आए तो हम प्रश्न के उत्तर पढ़ लेते हैं। बालक बच गया हमारी किस मानसिकता की ओर संकेत करता है? इस निबंध के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है, हम सब शिक्षा देने के नाम पर बच्चों का कठिन से कठिन ज्ञान को उनके कच्चे मन पर थोपना चाहते हैं, उसे हम केवल प्रदर्शन का माध्यम बना देते हैं। जबकि शिक्षा वास्तव में बोझ की भांति थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। लेखक बच्चों के भीतर उनके बचपन को जीवित रखते हुए उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं। अब आगे अगला प्रश्न देखो। इन पंक्तियों में लेखक ने
देखो पंक्तियाँ क्या थी, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ लड्डू की बात आ रही है, टोटल अगर मैं बता दूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं बताती हूँ आपको कि उस बालक से क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रश्न किए गए, किससे संबंधित, शिक्षा से संबंधित। कोई उससे क्या पूछ रहा था, कोई उससे क्या पूछ रहा था, कोई अंतरिक्ष की बातें कर रहा था, कोई विज्ञान की बातें कर रहा था, और वो रटा रटाया आंसर दे रहा था, है ना, रटी रटाई बातें बोल रहा था, जो उसे समझाई गई, जो उसे रटाई गई, है ना। एक वार्षिकोत्सव था, खुद वहाँ पर जो चल रहा था, तो उस बच्चे को जो सिखाया गया वो रटी रटाई बातें बोल रहा था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जब उस बच्चे से ये पूछा गया, यानी कि भाई इनाम में उस बच्चे से ये पूछा गया कि बेटा आपको क्या चाहिए, है ना, तो उस बालक ने इनाम के तौर पर क्या मांगा, लड्डू। और बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने राहत की सांस ली। क्यों ली? क्योंकि बच्चों में बचपन की स्वाभाविकता अभी भी शेष बची है। उसके द्वारा लड्डू की मांग वास्तव में जीवित और हरे पेड़ के पत्तों की जीवंत ध्वनि के समान है, जो सभी को संगीतमय लगती है, शांति और मधुरता का आभास देती है। जबकि बच्चे को कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर रटवाना सूखी लकड़ी की कर्कश चरमराहट की ध्वनि के समान है, जिसकी चौखट बना दी जाती है और खड़खड़ाहट कानों को भी चुभती है। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा आता है घड़ी के पुर्जे। लेखक ने घड़ी के पुर्जों के माध्यम से धर्म विषयक बखान या उपदेश करने वालों पर व्यंग किया। धर्मोपदेशक धर्म के रहस्यों को स्वयं नहीं मानते, लेकिन लंबे लंबे उपदेश देकर धर्म रहस्यों को अपनी संपत्ति मानते हैं। यानी खुद जो धर्म के उपदेशक हैं वो तो नहीं मानते हैं खुद, लेकिन बड़े बड़े लंबे व्याख्यान देते हैं। अब देखो क्या बताया, धर्म का प्राचीन स्वरूप क्या है। धर्माचार्य अपने पूर्वजों से प्राप्त धर्म संबंधी ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लंबे लंबे उपदेश देकर अपनी विद्वता आम लोगों पर थोपना चाहते हैं। धर्म से जुड़ी बातों में कुछ भी नया या वैज्ञानिक नहीं लाना चाहते, अपितु अपने प्राचीन ज्ञान से ही जनता पर अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि धर्म के की आड़ में क्या कर रहे हैं वो, कि वो बस जैसे घड़ी चलती रहती है उसी तरीके से ये क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को नहीं बता रहे हैं। पुराने जो ढर्रे चले आ रहे हुए, जितना उन्हें नॉलेज है, जितना ज्ञान उन्हें है, उसे ही लंबा लंबा बताए जा रहे हैं। कुछ भी नया अनुसंधान करके वह नहीं बताना चाहते। आप देखो घड़ी के पुर्जों के माध्यम से धर्म के रहस्य की व्याख्या क्या करी। लेखक ने घड़ी के पुर्जों को केवल समय बताने तक ही सीमित नहीं रखा है। कैसे? वे साधारण व्यक्तियों को भी घड़ी को खोल कर देखने, उसके कल पुर्जे साफ करके फिर से जोड़ने का अधिकार देना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि धर्म के गूढ़ रहस्य भी धर्मापदेशों तक ही सीमित न रहे, जन सामान्य का भी उसके गहरे अर्थों को समझने का अधिकार देना चाहिए। यानी हर कोई धर्म की बात कर रहा है, जिसने पढ़ा ही नहीं, जिसने समझा ही नहीं, बस चले जा रहा है। यानी जिसको नॉलेज नहीं है वो भी धर्म के ऊपर बोल रहा है। अब देखो आगे, ये प्रश्न के उत्तर है जो ज़्यादा हमारे काम के नहीं है। यहाँ पर देखिए, धर्माचार्यों के अनुसार उनके द्वारा बताई गई धर्म की व्याख्या समाज के लिए पर्याप्त है, लेकिन घड़ी का उदाहरण देकर लेखक ये समझाता है कि घड़ी का कार्य केवल समय बताने तक ही सीमित नहीं है। घड़ी देखना यदि नहीं आता तो किसी से भी हम समय पूछ सकते हैं। इसी तरह धर्म की जानकारी नहीं है तो भी केवल धर्माचार्यों से ही पूछकर संतुष्ट हो जाओ, लेकिन पूछो धर्माचार्यों से। अब जिसको नॉलेज ही नहीं है वो भी बोल रहा है, यानी हर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर बड़े बड़े उपदेश दे रहा है। उसकी बारीकियों में जाने की कोशिश मत करो। जिस प्रकार घड़ी से केवल समय देखने का काम करो, उसके पुर्जे ठीक करने की कोशिश मत करो, उसी प्रकार धर्म की भी गहरी छानबीन मत करो। जितनी ज़रूरत है उतना ही जानो। ठीक है, अगला आता है ढेले चुन लो, ये तीसरा है। यह निबंध लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग करता है।
जो हमारे समाज की गहन और गंभीर समस्या है। लेखक का मत है कि अपनी आंखों से देखे सत्य को ही सत्य मानना चाहिए। भविष्य की झूठी कल्पना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसे? समाज में व्याप्त अंधविश्वास। अपने जीवन साथी को चुनने के लिए, अब देखो इसमें कहानी आई कि भाई जीवन साथी को चुनना है, मिट्टी का चुनोगे, सोने का चुनोगे या फिर चांदी का ढेला, ऐसे अलग अलग ढेले बताएं। सोने का ढेला चुनेगा तो कैसा जीवन साथी है, चांदी का चुनेगा तो कैसा है। अब ये आप उस पाठ को जाके पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा आएगा उसमें, तो पाठ को ज़रूर पढ़ना चाहिए। सोने चांदी, लोहे की पेटियां या मिट्टी के ढेलों पर विश्वास एक अंधविश्वास है। ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। समाज के सहायक न होकर घातक सिद्ध होती है ये चीज़ें। अब जीवन साथी भी कैसे चुन रहे हैं? मिट्टी का ढेला होगा तो ये जीवन साथी है, सोने का होगा तो ऐसा जीवन साथी है, चांदी का होगा तो ऐसा। अब इस दम पे कोई जीवन साथी चुने जाते हैं क्या? ये सिर्फ अंधविश्वास है, ये सिर्फ मान्यताएं हैं। ठीक है। अब वर्तमान पर विश्वास। लेखक मोर, कबूतर, मोहर, पहाड़, चक्की इत्यादि विभिन्न उदाहरण देकर अपने विचार पुष्ट करता है। भविष्य की नींव कल्पना मात्र पर न टिककर सत्य की मजबूत धरती पर खड़ी करनी चाहिए। वर्तमान के सत्य को नकारना नहीं चाहिए तथा भविष्य की कल्पना को सत्य मानकर स्वीकारना नहीं चाहिए। यानी अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया है। ठीक है। और सत्य को स्वीकारने पर बल दिया है। तो ये हमारे पाठ का सार है जो हमने पढ़ा है। तो मिट्टी के तो ढेले चुन लो में बस यही बताया गया कि इसमें ये होता है कि भाई जो भी व्यक्ति है स्वयंवर के लिए जो आता है, तो जो भी व्यक्ति शादी करने के लिए आता है स्वयंवर के लिए, उसे कहा जाता है कि एक ढेला चुन लो। अब अकड़बाज व्यक्ति सोने को चुनेगा, है ना। कोई लोभी व्यक्ति है वो चांदी को चुनेगा, सच्चा प्रेमी है वो लोहे को चुनेगा। अब आप बताइए इस तरीके से कोई जीवन साथी चुने जाते हैं क्या? तो ये खाली क्या है? अंधविश्वास है, ये ढकोसले हैं। तो लेखक का कहना है कि हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि अपनी आंखों से देखे सत्य को ही सत्य मानना चाहिए। भविष्य की झूठी कल्पना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा सुमिरिनी के मनके के 3 निबंध थे। मैंने आपको सारा बता दिया, मूल भाव बताए, शब्दार्थ बताए, तीनों का अर्थ बताया। पाठ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। जहाँ जहाँ लिखना था मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। अब हमारा अगला जो तीसरा पाठ आएगा, वो तीसरा पाठ आप पहले से पढ़ के आइए। और उस तीसरे पाठ का नाम है ब्रजमोहन व्यास। और ब्रजमोहन व्यास के पाठ का नाम है कच्चा चिट्ठा। क्या नाम है? कच्चा चिट्ठा। तो इस पाठ को पढ़ लीजिए। बुक नहीं है तो डायरेक्ट गूगल से इस पाठ को डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पाठ हो गया। कल हम ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा पढ़ेंगे। पहले से पढ़ के आइएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप पहली बार इस मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो मेरे वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अब तक के जितने पाठ कक्षा 12 के हो चुके हैं वहाँ से जाकर आप नोट्स बना सकते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास की भी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हर विद्यार्थी ये बताएं कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको कैसा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको कहीं कोई कमी लग रही है तो आप वो भी बता सकते हैं, तो वो भी मुझे स्वीकार है। क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता है, चाहे वो एक परीक्षार्थी का हो, चाहे वो एक टीचर ही आपको पढ़ा रहा हो। सीखना हर उम्र में होता है। शायद मैं आपसे कुछ और सीख जाऊंगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको पाठ कैसा लगा और ये जो पाठ मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया नहीं आया। और लाइक ज़रूर करें। लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कि इतने बच्चे हैं जो इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे समझ आती है ये बात कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ सही दिशा में जा रहा है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँचाएं जो कोचिंग की मोटी मोटी फ़ीस नहीं भर सकता, किसी ऐप से कोई कोर्स नहीं खरीद सकता। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसकी PDF टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, उन्हें सब्सक्राइब कराएं, यूट्यूब पे भी करवाएं, टेलीग्राम पे भी उन्हें जोड़ें। मैं
आप सबको जोड़ रही हूँ। अब आप सबकी जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ जोड़ने की। तो अगले पार्ट में हम मिलेंगे कच्चा चिट्ठा में। धन्यवाद।